लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। यह लक्ष्मीकांत बुक का 3rd चैप्टर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है संविधान की प्रमुख विशेषता, यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या विशेषता है, संविधान हमें क्या अधिकार देता है, संविधान में क्या प्रावधान है। इससे एक आपको व्यू मिल जाता है पॉलिटी को पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका विजन क्लियर हो जाता है, आपको मज़ा आता है पॉलिटी को पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को कवर करता हूँ। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। तत्वों का मतलब होता है इसमें कुछ एलिमेंट है उसकी भावना से, और उसमें कुछ भावना है, यानी कि यह हमें कुछ भावना देता है, ठीक है, इसलिए यह अद्वितीय है। कहा जाता है कि कई ऐसे तत्व हैं जो विश्व के विभिन्न संविधान से उधार लिए हैं, लेकिन कई ऐसे तत्व भी है जो हमें अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य देशों के संविधान से तो तत्वों को ग्रहण कर लिए लेकिन एज इट इज़ ग्रहण कर लिए, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उसे अध्ययन किया है, समझदार तरीके से हम लोगों ने उसे अपनाया है, उसमें जो कमियाँ थी उसे हटा दिया है, जो अच्छाइयाँ थी उसे ले लिया है। ऐसा नहीं कि हम कॉपी कर लिए हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते भी हैं कि हमारा संविधान कितना अच्छा तरीक़ा से है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, वास्तविक लक्षण में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि 7वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 73वें, 74वें, 97वें, 101वें संशोधन। ये सब इतने इंपॉर्टेंट संशोधन है कि ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं, बड़े परिवर्तन करते हैं। जैसे कि 42वें संशोधन तो यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह तो बहुत बड़ा संविधान था, यह तो बहुत बड़ा संशोधन था, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया था, इसीलिए इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जब हम संशोधन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन संशोधन क्या है, ठीक है। इस तरह एक केस निकल के आता है, केशवानंद भारती मामले 1973, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर भी इसमें कहा गया था कि संसद जो भी संशोधन करेगी वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदलेगी, संविधान के मूल ढांचे को कोई परिवर्तन नहीं करेगी। ये मूल ढांचे क्या होता है इसे हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें संविधान की विशेषता की, तो दोस्तों संविधान की विशेषता इस प्रकार है कि हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कोई पूछे संविधान की विशेषता क्या है, तो हमारा संविधान लिखित और लंबा संविधान है। देखिए, अगर बात करें संविधान की वर्गों की, तो संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का संविधान, एक अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ये 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित और अलिखित। लेकिन भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है, जिसमें विस्तृत बृहद समग्र दस्तावेज के नाम से भी जानते हैं, बहुत बड़ा दस्तावेज है, ठीक है। आखिर ये 12 दस्तावेज इसे हम क्यों कहते हैं, इसमें विस्तृत दस्तावेज क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि जब हमारा संविधान बना था उस समय तो एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 अनुसूचियाँ थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो दोस्तों 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये कौन कौन से भाग बढ़ाए गए हैं दोस्तों, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था 8 अनुसूचियाँ ही था, लेकिन अब कितने अनुसूचियाँ हो गया है, तो 12 अनुसूचियाँ हो गया है दोस्तों। ये कौन कौन सा अनुसूची बनाया गया था, 9, 10, 11। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 9, 10, 11, 12 अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया है, और कौन कौन से 4 भाग बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से 4 क बढ़ाया गया है, 9 क बढ़ाया गया, 9 ख बढ़ाया गया, 14 क बढ़ाया गया है। तो कितना हो गया, 22 पहले था, 22 पहले था 4 ही, तो 26 न होना चाहिए, तो 25 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाग 7 को हटा दिया गया है, इसीलिए 25 से दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आना चाहिए, आप जो भी पढ़ते हैं बुक से पढ़िए, बुक से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके पास बुक नहीं तो बुक खरीद लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि संविधान को इतना विस्तृत बनाने के पीछे क्या कारण है, तो दोस्तों 4 कारण विद्यमान है। पहला कि भौगोलिक कारण है कि भारत का विस्तार बहुत अधिक है, भारत विविधता से भरा है। भारत का विस्तार बहुत अधिक है तो हम जानते हैं विविधता का मतलब क्या होता है कि भारत के पास बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी भाषा बोली जाती है, रहन सहन सब विविधता से भरा है, किस्म किस्म के हमारे रहन सहन है और अलग अलग हम भाषा बोलते हैं, इसी की तो विविधता कहते हैं दोस्तों, कि हमारा डाइवर्सिटी से हम भरे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि दोस्तों ऐतिहासिक कारण भी रहा है कि 1935 के जो प्रावधान है, भारत शासन अधिनियम है, उसका भी
विस्तृत प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान पर, क्योंकि 1935 का जो प्रावधान था, जो अधिनियम था, उसमें बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, उसी को पढ़ के हम बहुत से चीज़ लिए हैं हम अपने संविधान में, इसीलिए उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही कारण है। फिर देखें कि क्या होता है कि एकल संविधान लागू होता है, ये भी तो एक कारण है। लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। यह है भाई, अब जम्मू कश्मीर सब तरह एकल संविधान ही लागू होता है, ठीक है। अगर बात करें द कहता है, तो द में कहता है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होता है। यार, कानून विशेषज्ञों का मतलब हुआ कि संविधान सभा ने ही तो संविधान को बनाया था ना, तो उसमें बहुत सारे कानून विशेषज्ञ थे, यानी कानून के बहुत सारे जानकार थे, उसका भी प्रभाव तो रहा है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इसीलिए बहुत अधिक संख्या में चीज़ें डाल दिए, इसीलिए इसका भी प्रभुत्व देखा जाता है, ठीक है। इसलिए अगर बात करें कि संविधान न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत को लागू करता है, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान को भी विद्यमान करता है। न सिर्फ मौलिक सिद्धांत बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी लागू करता है, कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। और इस तरह हमने पहल का विशेषता देख लिया कि लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक। और दूसरा का विशेषता देखें तो विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि हमारा संविधान बहुत से अन्य स्रोतों से लिए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका के संविधान से, ये बहुत सारे संविधान अन्य अन्य देशों से हम लोगों ने संविधान को ग्रहण किए हैं। उसी को तो कहा जाता है विभिन्न स्रोतों से संविधान को हम लोगों ने अध्ययन कर करके लिए हैं। ये भी तो एक विशेषता ही है। क्या क्या प्रावधान, जैसे कि भारत शासन अधिनियम से हम लोगों ने बहुत से चीज़ लिए हैं, अधिकांश यहीं से लिया है, अधिकांश ढांचागत चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम से ही लिया है। और अम्बेडकर तो घोषणा करके गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण तो हमने संविधान को छानने के बाद ही किया है, यानी बहुत से संविधान को छाना, हम लोगों ने उसे पढ़ा, तभी ना इसको हम लोग ग्रहण किए हैं अपने संविधान में, ठीक है। यही कहा जाता है कि ढांचागत चीज़ अधिकांश तो 1935 से लिया गया है। अगर बात करें दोस्तों कि दार्शनिक भाग अगर बात करें तो दार्शनिक भाग क्या है, जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, ये सब दार्शनिक भाग होते हैं। और राजनीतिक भाग कौन है, तो राजनीतिक भाग जैसे कि कैबिनेट, सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध, ये सब क्या है, राजनीतिक भाग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में कि राजनीतिक भाग कौन है, मौलिक भाग दार्शनिक भाग कौन है। तो अगर दार्शनिक भाग की बात करें तो मौलिक अधिकार है, राज्य के निर्देशक तत्व है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर राजनीतिक भाग में हम बात करें तो कैबिनेट, सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका के विधायिका का संबंध, यह अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और अन्य प्रावधान भी हम लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारे जापान, बहुत सारे देश से अन्य प्रावधान लिए भी हैं, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें देखा, दार्शनिक भाग और राजनीतिक भाग। एक और भाग भी है कि भौतिक सामग्री का स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था को लिया गया है, न्यायपालिका को लिया गया है, राज्यपाल को लिया गया है, आपातकालीन अधिकार को लिया गया है, लोक सेवा आयोग को लिया गया है, अधिकतर प्रशासनिक विवरण भी इसी संविधान से लिया गया है, ठीक है। 1935 के अधिनियम से लिया गया है दोस्तों। आपको क्लियर हो जाएगा आगे की संघीय व्यवस्था क्या होता है, अभी क्लियर होता है, ठीक है। देखिए, फिर अगर हम दूसरी विशेषता हम लोगों ने भी देख लिया कि अन्य देशों के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है, ठीक है। और तीसरा विशेषता यह है दोस्तों कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। नम्यता का मतलब होता है लचीला भी, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर भी, यानी भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना तो लचीला है, ठीक है। यही समझाएगा आपको कि नम्यता क्या होता है, कठोर क्या होता है। तो नम्यता का मतलब होता है दोस्तों कि लचीला है। लचीला का मतलब क्या होता है कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सामान्य तरीके से होगा, सामान्य बहुमत से होगा। और अनियमितता का मतलब होता है दोस्तों कठोर, या अनियमितता का मतलब होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया विशेष प्रक्रिया से होता है। यानी विशेष प्रक्रिया का मतलब होता है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है सदन के सदस्यों से, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ठीक है। ना ही तो हम लचीला है, ना ही तो कठोर है, हम तो दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। और संशोधन कैसे किया जाता है, तो संशोधन 368 का प्रयोग करके किया जाता है। और 368 दो तरह के प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है, एक तो विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, जैसे कि क्या होता है कि 2/3 बहुमत होता है, सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है, सदन में कुल सदस्यों का भी बहुमत होता है, ठीक है। और इस तरह एक और भी विशेष बहुमत होता है, जैसे कि विशेष बहुमत तो होता ही है, साथ में कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से भी संशोधित किया जाता है। तो ये दो तरह के संशोधन होते हैं, एक विशेष बहुमत होता है और दूसरा एक सामान्य बहुमत होता है। तो विशेष बहुमत में हमने दो तरह के देखा कि एक में तो आधे राज्य की आवश्यकता पड़ती है, एक में तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें सामान्य बहुमत की, दूसरा होता है सामान्य बहुमत, जिसे हम 368 के अंतर्गत नहीं लाते हैं। जैसे अगर किसी राज्य को मिलाना है तो हम सामान्य बहुमत से पारित कर देंगे, इसे 368 के अंतर्गत नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 विशेषता भी समझ लिया। हम लोग अब चौथा विशेषता समझते हैं कि एकात्मक की ओर झुकाव के साथ हम संघीय व्यवस्था भी है। एकात्मक का मतलब
मतलब क्या होता है एकात्मक, यानी एक ही व्यवस्था, और संघीय का मतलब क्या होता है अभी हम समझते हैं। यानी हमारे संविधान में एकात्मक गुण भी है और संघीय गुण भी है दोस्तों। तो संघीय गुण क्या होता है? संघीय गुण का मतलब होता है कि भारतीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है और संघ के सभी लक्षण विद्यमान है। आम लक्षण, संघ की लक्षण क्या होता है दोस्तों? जैसे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ के क्या लक्षण है, संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण है, तो आप बताइए। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि संघ क्या होता है। संघ के आम लक्षण की बात करें तो दो सरकार, जहाँ पर दो सरकार होती है जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो संघ की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन, यही बात हुआ केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लिखित संविधान जहाँ हो वह संघीय व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी एक ही संविधान हो वह संविधान की सर्वोच्चता भी क्या होता है? संघीय व्यवस्था। यानी संविधान के ऊपर कोई नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। उसके बाद संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब क्या है? संघ की विशेषता है। यहीं अगर बात करें एकात्मक की, तो भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। एकात्मक का क्या मतलब होता है? एकात्मक का मतलब होता है एक सशक्त केंद्र, यानी केंद्र का दबदबा अधिक होता है। एकल एक संविधान, एक मतलब एकात्मक, ऐसे आप निकाल सकते हैं एकल संविधान। एकल संविधान क्या है? एकात्मक गुण वाला है। लेकिन अगर बात करें संविधान की सर्वोच्चता, वह संघ का विशेषता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एकल संविधान क्या हो जाएगा? एकात्मक का गुण हो जाएगा। वहीं अगर बात करें एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय संघ सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सब क्या है? तो ये सब एकात्मक गुण है दोस्तों। क्या है? एकात्मक गुण है। फिर भी कहीं भी संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपके संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक जगह दिखता है सब अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में दिखता है, कहा जाता है कि अनुच्छेद में कि भारत राज्यों का संघ है। वहीं पर एक तो दिखता है संघ की विशेषता, ठीक है। लेकिन वो भी जो भारत राज्यों का संघ है उसका दो मतलब निकलता है दोस्तों। क्या मतलब निकलता है? तो एक तो कहा जाता है कि संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जो राज्य है वो संघ को शक्ति दे दिया है कि हम जब तक मन रहेगा जब तक रहेंगे, और जब तक मन नहीं रहेगा जब तक हट जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे, संघ से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है राज्यों और संघ के बीच, ठीक है। और दूसरा यह कहता है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार ही नहीं है। जो ये कहता है ना कि भारत राज्यों का संघ है, इसी का मतलब होता है कि कोई भी अलग नहीं हो सकता यहाँ से, ठीक है, और कोई भी यहाँ से अलग नहीं हो सकता।